हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चैप्टर 19 एक्सक्रीशन वाला जो सेशन चल रहे हैं अपने 7th वीडियो है आज एक्सक्रीशन वाले चैप्टर का। एनसीईआरटी रिकैप सीरीज़ है तो हम कंसेप्ट्स एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर नहीं लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी तक लिमिट रखेंगे अपने इस कंसेप्ट्स को, टर्म्स को। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि किडनी को कैसे ये इंड्यूस किया जाता है कि कब उसको फंक्शनिंग बढ़ाना है, कब उसको फंक्शनिंग कम करना है। अब जैसे किडनी फंक्शन की बात करूँ तो मेनली क्या होता है, किडनी का एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है ना। ये हमने पढ़ा था जीएफआर के बारे में। तो जीएफआर हम क्या कहते हैं कि 1 मिनट में हमारा जो फिल्ट्रेशन रेट है वो रहता है 125 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में हमारी किडनीज 125 ml जो है ब्लड फिल्टर कर लेती है। ये फिल्ट्रेशन रेट है। अब अगर समझो किसी रीज़न से अगर ये जीएफआर कम हो जाए या किसी रीज़न से ये जीएफआर बढ़ जाए तो इसको रेगुलेट कैसे करना है, यही है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। समझ में आया कि किडनी फंक्शन, जीएफआर कम हो गया मतलब किडनी का फंक्शन कम हो गया, जीएफआर बढ़ गया मतलब किडनी का फंक्शन बढ़ गया। तो उसको रेगुलेट कैसे करें, कैसे गिरे हुए जीएफआर को बढ़ाएं, कैसे बढ़े हुए जीएफआर को कम करें, वो हमें आज यहाँ पर सीखना है। तो किडनी ने खुद भी कुछ ऐसे मैकेनिज़्म या सिस्टम बना रखे हैं जिसकी हेल्प से वो जीएफआर मेंटेन करती है, और उसके अलावा बॉडी के दूसरे पार्ट से या दूसरे साइड्स से भी किडनी के फंक्शन को रेगुलेट किया जाता है। तो इस रेगुलेशन में बेसिकली हम लोग 3 मैकेनिज़्म पढ़ेंगे एनसीईआरटी के लेवल पे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म की, फिर हम बात करेंगे एक हार्मोन एडीएच की, और फिर हम बात करेंगे एएनएफ यानी एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर की, ठीक है। ये तीनों हार्मोन्स की बात की जाएगी यहाँ पर। और और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, देखो इन पे अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस देखना है, अगर इन तीनों पे आपको डिटेल में वीडियोस देखना है पूरा, तो वो वीडियोस मैंने अलग से अपलोड कर रखे हैं। नीचे आपको डिटेल सेक्शन में आप जब जाओगे ना, इस वीडियो के नीचे आपको डिटेल में इनके लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पे हम केवल एनसीईआरटी के लेवल तक बात करेंगे, पर कोशिश ये करूँगा कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका पूरा, ठीक है, ताकि डाउट्स नहीं रहे, ठीक है। अब एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है कि द फंक्शनिंग ऑफ किडनीज इज़ एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड, यानी किडनी के फंक्शन को एफिशिएंटली मॉनिटर किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज़म्स, यानी कुछ हार्मोन्स के फीडबैक मैकेनिज़्म की हेल्प से किडनी के फंक्शन को मॉनिटर किया जाता है, चेक किया जाता है और उसको रेगुलेट किया जाता है, यानी बढ़ाया या कम किया जाता है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है आपकी बॉडी में, तो सबसे पहले इन्वॉल्व है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे इन्वॉल्व है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वही एडीएच का सिंथेसिस करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, देखेंगे हम। फिर वो कह रहा है कि इसमें जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस इन्वॉल्व है। अब ये जेजीए क्या है इसके बारे में हम थोड़ी देर में यहाँ डिस्कशन करेंगे। आप फिलहाल ये देखो कि जेजीए ही रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है, ठीक है, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय दी हार्ट, यानी हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो हार्ट रहता है वो हार्ट भी किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है, और वो रेगुलेट करता है वाया अ हार्मोन कॉल्ड एज एएनएफ या एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। तो ये था आपकी एनसीईआरटी लाइन को जस्टिफाई करने का तरीका कि भाई किस तरह से एनसीईआरटी की लाइन बिल्कुल सही बात कह रही है कि हार्ट, जेजीए और हाइपोथैलेमस मिलकर ये किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो आइए बारी बारी से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म समझना है अगर आपको, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, और जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में प्रेजेंट जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स की पहले हम स्टडी करते हैं। देखो ये एक टिपिकल नेफ्रॉन का पिक्चर है आपके सामने। इस नेफ्रॉन को ट्रेस करते हैं हम लोग। ये बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, ठीक है, ये पीसीटी पूरा। यहाँ से शुरू होगा लूप ऑफ एनले, ये देखो ये लूप ऑफ एनले। और अब आप ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूँ आपको, आप डीसीटी को देखना कि डीसीटी का लोकेशन कहाँ है। ये देखो आप डीसीटी, ये डीसीटी एकदम ग्लोमेरुलस के सामने है। बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल के एकदम पास से होकर डीसीटी पास हो रहा है, दिख रहा है ये। सिमिलरली यहाँ देखो आप, ये बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, ये पूरा लूप ऑफ एनले, ये वापस ऊपर आया, और ये देखो वापस ये डीसीटी। तो बोमेंस कैप्सूल और डीसीटी, बोमेंस कैप्सूल और डीसीटी ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर। मैं इस डायग्राम को और जूम अप करके यहाँ पे लेता हूँ। इस पिक्चर को देखो आप,
ये यहाँ से पीसीटी शुरू हो गया, ये बोमेंस कैप्सूल, ये सारी आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो यहाँ पे शो कर रखी है हमने, है ना, कट सेक्शन है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ये दोनों आर्टीरियल्स। अब इसमें से अगर आपको पहचानना हो कौन सा एफरेंट है या कौन सा इफरेंट है, ठीक है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ये एफरेंट आर्टीरियल है, ये इफरेंट आर्टीरियल है। कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ कि क्या क्राइटेरिया है जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कौन सा एफरेंट आर्टीरियल है या कौन सा इफरेंट आर्टीरियल है। देख कर, है ना, देख कर मैं कैसे बता सकता हूँ कि कौन सा एफरेंट है और कौन सा इफरेंट है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इन आर्टीरियल्स की बात की थी, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। और इसके सामने से क्या निकल रहा है, अभी हमने देखा यहाँ पर कि बोमेंस कैप्सूल के एकदम सामने से जो है पास ऑन होता है आपका डीसीटी। ये यहाँ पे भी देख लो और ये यहाँ पे भी देख लो, तो ये डीसीटी है अपना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आप देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल का बेस है और ये दो ट्रायंगल की दो साइड्स, ट्रायंगल की ये दो साइड्स दिख रहा है आपको। अब इस ट्रायंगल में जो जो सेल्स प्रेजेंट है ये सब मिलके बनाते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस, JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस। कहाँ से आया वर्ड वो भी बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट पहले। हाँ, वर्ड कहाँ से आया, अगर आपको याद हो तो जक्स्टा वर्ड हमने पढ़ा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में, वहाँ पे हमने क्या कहा था, जक्स्टा का मतलब क्या होता है, नियर, है ना, जक्स्टा मेडुलरी यानी कि नियर दी मेडुला। वैसे ही जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एक ऐसा एपरेटस जो ग्लोमेरुलस के पास में सिचुएटेड हो उसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। ये रहा आपका पूरा का पूरा ग्लोमेरुलस और इसके पास में सिचुएटेड एक ट्रायंगुलर रीजन। उस ट्रायंगुलर रीजन में जितने भी सेल्स शामिल है इन सभी सेल्स को मिलकर कहा जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब इनमें देखो आप कौन कौन से सेल्स हैं, ये देखो आप, ये डीसीटी के सेल्स दिख रहा है। अब इन सेल्स का भी एक नाम होता है, इनका भी प्रॉपर फंक्शन है, पर एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इनके अंदर जो सेल्स हैं आप ये देखो, ये जो दो एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियल के बीच की जो स्पेस है यहाँ पे भी कुछ सेल्स है, इनका भी प्रॉपर नेम है पर हम एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं डिस्कस करेंगे। और ये एफरेंट आर्टीरियल को देखो आप यहाँ पे एक बार, इन एफरेंट आर्टीरियल पे आपको ये जो सेल्स दिख रही है ये एफरेंट आर्टीरियल है पूरा, ये एफरेंट आर्टीरियल के सेल्स हैं, है ना, इसकी वॉल के सेल्स हैं। तो यहाँ देखो आप इस एरिया में ये वॉल इनकी थोड़ी थिक हुई है, ये देखो आप वॉल यहाँ पे थिक है एज़ कम्पेयर टू दिस पार्ट, इस पार्ट में देखो। तो ये जो सेल्स है स्पेशलाइज्ड सेल्स, इनको कहा जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। देखो तीनों के नाम है, इनको भी कुछ कहा जाता है, इन सेल्स का भी एक प्रॉपर नाम है और इन सेल्स का तो नाम एनसीईआरटी में है इसलिए मैं बता रहा हूँ जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो जेजी एपरेटस और जेजी सेल्स में डिफरेंस है। ये पूरा सिस्टम जेजी एपरेटस है और जेजी एपरेटस में पर्टिकुलर एफरेंट आर्टीरियल के जो सेल्स हैं उसकी जो वॉल के सेल्स हैं उनको हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है रेनिन, ठीक है। इस रेनिन को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है आपने एक दूसरे रेनिन के साथ, जो आपके स्टमक में रिलीज़ होने वाला एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। हमारे स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन करने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रेनिन। बेसिकली मिल्क प्रोटीन डाइजेशन करता है। इसमें और इसमें केवल एक सिंगल एन का फ़र्क है, इसमें एक एन आता है और इसमें डबल एन आता है साथ में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये रेनिन कौन रिलीज़ करता है, जेजी सेल्स। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि इट इज़ ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशंस इन डीसीटी, यानी डीसीटी के सेल्स के मॉडिफिकेशन से, ये डीसीटी के सेल्स हैं, है ना, इनके मॉडिफिकेशन से। एंड एफरेंट आर्टीरियल, ये देख लो आप, एफरेंट आर्टीरियल के सेल के मॉडिफिकेशन से एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, जहाँ पर डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियल कॉन्टैक्ट में आते हैं वहाँ कॉन्टैक्ट में आने वाले कुछ स्पेशल सेल्स मिलकर जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनाते हैं। इट इज़ ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन। सेंसिटिव रीजन क्यों बोला, क्योंकि एफरेंट आर्टीरियल में से जब ब्लड पास होता है, एफरेंट आर्टीरियल में से जब ब्लड पास होता है तो इस ब्लड के प्रेशर वॉल्यूम को मॉनिटर कर लेते हैं ये, इसलिए इसको सेंसिटिव रीजन कहा जाता है। यानी कि देखो क्या होगा, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आएगा, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आएगा वो आएगा एफरेंट आर्टीरियल से ही। अब अगर किसी रीज़न से जीएफआर कम हुआ है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ है किसी रीज़न से, समझो यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम हो गया एफरेंट आर्टीरियल में,
तो जब यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो कैपिलरीज में भी प्रेशर कम होगा, कैपिलरीज में प्रेशर कम होगा तो जीएफआर भी रिड्यूस होगा। तब यही एरियाज जो है इनको इस रिड्यूस्ड जीएफआर को सेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो डिटेल में नहीं जाऊँगा ज़्यादा, डिटेल्ड वीडियोज़ अपलोडेड है, आप वहाँ पर इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस और अपने जो काम का है वो है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। तो चलो जेजी सेल्स की बात करते हैं। समझो फॉर एनी रीज़न आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो गया या फिर आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है, एनी रीज़न, कोई शॉक की कंडीशन हो सकती है, कोई इंजरी हुआ है ना, इंजरी होने की वजह से ब्लड लॉस हुआ है काफ़ी, या फिर ऐसा हो गया कि आपके बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी हो गई, तो सोडियम की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अगर ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी कम होगा ही होगा। इन दोनों ही केस में क्या होगा, अब जब ब्लड प्रेशर कम हो गया है या ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम ही अगर कम है तो जो ग्लोमेरुलस में ब्लड पहुंच रहा है वो कम पहुंचेगा, है ना, ब्लड वॉल्यूम ही कम है तो जो ग्लोमेरुलस में ब्लड पहुंचेगा वो भी कम पहुंचेगा। ब्लड प्रेशर ओवरऑल कम हो गया है तो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर भी कम होगा। ग्लोमेरुलस में पहुंचने वाला ब्लड ही कम है तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी कम होगा ना, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी अपने आप कम होगा। तो ग्लोमेरुलस में पहुंचने वाला ब्लड कम है तो वहाँ का ब्लड प्रेशर भी कम है। और अगर ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर कम हो गया, यानी बेसिकली आप कह रहे हो कि कैपिलरी प्रेशर कम हो गया, तो जीएफआर भी अपने आप कम हो जाएगा। कैपिलरी प्रेशर मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जब ब्लड फ्लो होता है तो ये ब्लड इन कैपिलरीज की वॉल पे प्रेशर लगाता है जिसे कैपिलरी प्रेशर कहते हैं। तो बेसिकली कैपिलरीज में प्रेजेंट जो ब्लड है उसी ब्लड प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो जीएफआर भी अपने आप कम होगा। ये है, ये आपको ध्यान रखना है फैक्ट। ठीक है, कि जो अपना फिल्ट्रेशन जो होता है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, वो कैपिलरी प्रेशर की वजह से होता है। तो प्रेशर कम होगा तो जीएफआर अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब जैसे ही जीएफआर रिड्यूस होगा इसको सेंस कर लेंगे जेजी सेल्स, और जेजी सेल्स उस वक्त हो जाएंगे एक्टिवेट। जेजी सेल्स के एक्टिवेशन होते ही जेजी सेल्स एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है रेनिन। रिमेंबर दिस इज़ अ हार्मोन, वापस बता रहा हूँ मैं, रेनिन एक हार्मोन है, गलती नहीं करना। और वो जो रेनिन मैंने बताया था आपको स्टमक में प्रोटीलाइटिक, प्रोटीन डाइजेशन वाला, वो एंजाइम है। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। रेनिन रिलीज होगा। अब जैसे ही रेनिन रिलीज होता है, ब्लड प्लाज्मा में एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। आप ये देखना बायोलॉजी में आप हर जगह, काफ़ी जगह पे ना ये वर्ड्स यूज़ करते हो, ओजन, पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। तो जहाँ पे भी ये जो ओजन वर्ड यूज़ हो रहा है ना, ये बेसिकली एंजाइम का प्रीवियस फॉर्म रहता है एक तरह का। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म रहता है उसका। जैसे फिब्रिनोजन में भी आप ओजन वर्ड यूज़ करते हो तो आप फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करते हो, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हो, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते हो। तो ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे ही एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, किसकी हेल्प से, रेनिन की हेल्प से। एंजियोटेंसिनोजन कहाँ प्रेजेंट है, रिमेंबर एंजियोटेंसिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। तो जब आप प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करते हो, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, तो उसमें एक एंजियोटेंसिनोजन भी रहता है। तो ये एंजियोटेंसिन किस में कन्वर्ट हुआ है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट बाद में एक एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजाइम का नाम रहने दो, एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं बात करेंगे, डिटेल वाले वीडियोस में है, आप वहाँ से नीचे डिटेल में जाकर वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पूरा मैकेनिज्म देख सकते हो। इनफैक्ट इस मैकेनिज्म का बहुत बड़ा नाम है। यहाँ एनसीईआरटी ने केवल रेनिन एंजियोटेंसिन लिखा है तो मैंने भी उतना ही वर्ड यूज़ किया। तो रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, बाद में एक एंजाइम ने एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब मैं इसके नाम पे जाता हूँ, एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन वर्ड समझते हैं, वर्ड से याद कर लेंगे हम। एंजियो वर्ड यूज़ होता है ब्लड वेसल्स के लिए, और टेंसिन वर्ड आया टेंशन से। टेंशन मतलब प्रेशर, खिंचाव, एक तरह का खिंचाव या प्रेशर आप कह सकते हो, फोर्स कह लो टेंशन को आप। तो टेंशन मतलब कि जब उस पर टेंशन आएगा यानी कि फोर्स लगेगा तो उसका क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन। जैसे ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, बेसिकली वेसल्स का टेंशन में आ जाना, यानी वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना। नॉर्मली वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर ये कोई ब्लड वेसल है और अगर ब्लड वेसल का डायमीटर रिड्यूस हो जाए तो इसको कहा जाता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और अगर इसका डायमीटर बढ़ जाए तो इसको कहा जाता है वेजो डायलेशन। तो ये दो टर्म्स याद रखें आप। ब्लड वेसल्स का नैरो हो जाना वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है, और ब्लड वेसल्स का वाइड हो जाना वेजो डायलेशन कहलाता है।
और जब भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, अब जो ब्लड, आप खुद इमेजिन करें, फिजिक्स पढ़ी है आपने, एक यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है और एक यहाँ पे ब्लड फ्लो है, तो किस केस में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इस केस में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, है ना। यहाँ ब्लड प्रेशर कंपेरेटिवली कम रहेगा। और ये अगर आपको प्रैक्टिकली करके देखना है तो आप लोग गार्डन में पानी डालते हो पौधों में, तब आप क्या करते हो, जब पाइप को आगे से प्रेस करते हो तो पानी काफ़ी प्रेशर से आगे की तरफ जाता है। तो प्रेस करने से क्या हुआ, आपने उसके डायमीटर को कम किया, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन किया, तो पानी का प्रेशर बढ़ गया। तो जैसे ही ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड प्रेशर है वो अपने आप इंक्रीज होता है। एंजियोटेंसिन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एक पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है जिसकी वजह से होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे कि एफरेंट आर्टीरियोल की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे आ जाओ आप, एफरेंट आर्टीरियोल की बात करें। एंजियोटेंसिन सेकंड ने एफरेंट आर्टीरियोल का वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाया, तो एफरेंट आर्टीरियोल में जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ। एफरेंट आर्टीरियोल का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो कैपिलरी में भी प्रेशर इंक्रीज हुआ और जीएफआर वापस इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से एंजियोटेंसिन सेकंड ने एक मैकेनिज्म के थ्रू जीएफआर इंक्रीज कराया। ये भी हमने केवल एक मैकेनिज्म पढ़ा है, एक मैकेनिज्म और है। तो एंजियोटेंसिन सेकंड पहला वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू जीएफआर इंक्रीज करवाता है। उसके अलावा एंजियोटेंसिन सेकंड साथ साथ में स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर आपको याद हो तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। किडनी के ऊपर आपने एक ग्लैंड पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था। इस ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के भी दो पोर्शन रहते हैं जैसे किडनी के रहते हैं। तो जो बाहर वाला पोर्शन रहता है इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पोर्शन को कहा जाता है मेडुला। ये मेडुला और बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, सेम लाइक किडनी में भी बाहर कॉर्टेक्स अंदर मेडुला। ओवरी में भी यही होता है, बाहर कॉर्टेक्स अंदर मेडुला। हर जगह देखो नेमिंग सेम रहेगी ना, चेंज नहीं करेंगे। तो स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और एड्रिनल कॉर्टेक्स एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। हार्मोन वाला चैप्टर भी एनसीईआरटी में कोर्स में है, आपने पढ़ा होगा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स एक ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज करता है जिनको कहा जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये आपकी बॉडी में मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म को जो है कंट्रोल करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। तो रिमेंबर, एल्डोस्टेरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, और क्योंकि ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके मेटाबॉलिज्म को या उनके जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर काम करता है। तो एल्डोस्टेरॉन रिलीज होने के बाद में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। अगर आपने वो जो एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन वाला वीडियो था जो हमने रिलीज़ किया था अभी कुछ दिन पहले, वो अगर आपको अच्छे से देखा हो तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि डीसीटी से ज़रूरत पड़ने पर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है, और जैसे ही सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा ऑटोमेटिकली वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन साथ में होगा। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन है, यानी कि जब ज़रूरत पड़ती है, कोई कंडीशन आन पड़ती है, तभी सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि आपका ब्लड प्रेशर समझो रिड्यूस हो रखा है, और इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड एज एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन सीधा यहाँ पे एक्ट करेगा डीसीटी पे और सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। अब सोडियम आप सबको पता है, सोडियम ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। यानी एक तरफ सोडियम ब्लड का प्रेशर बढ़ा रहा है, एक तरफ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो इन दोनों रीजन से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो जीएफआर इंक्रीज हो गया। तो आप देखो किस तरह से रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ने रिड्यूस्ड जीएफआर को वापस नॉर्मल किया है, यानी किडनी फंक्शन को क्या किया जा रहा है? रेगुलेट किया जा रहा है। और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन में आप पढ़ते हो कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन आपकी लाइफ जो है वो बचाता है। आपकी बॉडी किसी शॉक कंडीशन में चली गई और आपका बीपी कंटिन्यूसली फॉल डाउन हो रहा है, तब एल्डोस्टेरॉन इस गिरते हुए ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसलिए एल्डोस्टेरॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन की कैटेगरी में आता है। तो ये था पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक और हार्मोन की जिसका नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन को समझने से पहले थोड़ा सा एनाटॉमी देख लेते हैं हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर को देखो आप अच्छे से, ये हाइपोथैलेमस है, दिस इज हाइपोथैलेमस, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पूरा एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी,
है ना, इसके बारे में आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बेसिकली एडीएच एक ऐसा हार्मोन है जो बनता हाइपोथैलेमस में, इसका सिंथेसिस कहाँ होगा, हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में बनने के बाद में ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आएगा और यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। तो सिंथेसिस कहाँ होगा, हाइपोथैलेमस में, और इसका स्टोरेज कहाँ होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और जब ज़रूरत पड़ेगी एडीएच हार्मोन की तो एडीएच हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा रिलीज़ किया जाएगा। यहाँ पे देखो मैं वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ किया जाएगा, सिंथेसाइज नहीं, सिंथेसाइज तो इसका हाइपोथैलेमस ही करेगा। एडीएच का एक और नाम होता है वैसोप्रेसिन, है ना, मैं अभी इस नाम पे चला जाता हूँ वापस। वैसो मतलब ब्लड वेसल और प्रेसिन मतलब प्रेस करना, दबाना अगेन। तो अगर आप ब्लड वेसल को दबाओगे या प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। सेम ऐसा ही एक और नाम हमने अभी क्या देखा था, एंजियोटेंसिन। तो आप थोड़ा सा नाम को अगर हल्का सा अपने दिमाग के हिसाब से मैनिपुलेट कर ले तो आपको इनके फंक्शन याद हो जाएंगे। एंजियो यानी ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स को टेंशन देने वाला यानी कॉन्स्ट्रिक्शन, और वैसोप्रेसिन यानी ब्लड वेसल्स को प्रेस करने वाला यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन। ये दोनों ही अपने आप में एक पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स की तरह काम करते हैं। अब मैं चलता हूँ एंटी डायूरेटिक हार्मोन का ऐसा नाम क्यों रखा। तो देखो एक टर्म होता है डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। जब कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट है, मेरा यूरिन बहुत ज़्यादा बनता है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डायूरेसिस। ये टिपिकली आपने देखा होगा डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में कि जिनको डायबिटीज़ रहता है उनको डायूरेसिस रहता है ना, उनका यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है। तो अब देखते हैं एडीएच पे आते हैं हम लोग। डायूरेसिस मतलब इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। यहाँ एडीएच का नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी ये एक ऐसा हार्मोन है जो डायूरेसिस के एंटी है, यानी ये एडीएच जब रिलीज होगा तो यूरिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा, यूरिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा। और यूरिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा इसका मतलब वाटर का कंजर्वेशन, वाटर का क्या होगा, कंजर्वेशन। भाई डायूरेसिस मतलब ज़्यादा यूरिन बन रहा है तो ज़्यादा वाटर लॉस होगा। एंटी डायूरेटिक यानी कि जो डायूरेसिस को प्रिवेंट करे, यानी ज़्यादा यूरिन का आउटपुट रोके, यानी ये वाटर का कंजर्वेशन करता है। तो एडीएच वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है। यानी ये वही बात है, अगर आपको वर्ड याद हो गया है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि अगर आपको ये याद हो गया कि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है यानी ये वाटर कंजर्वेशन, अगर आपने इतना समझ लिया तो आपको इसका फंक्शन भी याद हो जाएगा। अब देखो वाटर कंजर्वेशन यानी आपका ब्लड वॉल्यूम को ये मेंटेन कर लेता है। भाई वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो कहाँ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम में, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा यानी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। यानी कुल मिलाकर एडीएच भी वही काम कर रहा है जो अभी हमने रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में देखा था कि ये दोनों ही ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। किसी कारणवश अगर बॉडी आपका शॉक कंडीशन में चली गई और ब्लड प्रेशर कंटिन्यूस डाउन जा रहा है तो एक तरफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म और एक तरफ एडीएच, ये दोनों मिलकर उस ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। और याद करना बहुत आसान है, एंटी डायूरेटिक वाटर कंजर्वेशन यानी वाटर को ब्लड में ही रहने दो ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाए। तो एडीएच एक बार वापस बता देता हूँ मैं, सिंथेसाइज तो होगा हाइपोथैलेमस में और रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो उसको स्टोर करके वहाँ पर रखती है। तो क्वेश्चन जैसा आएगा उस हिसाब से आपको आंसर करना है। अब एडीएच पे चलते हैं वापस कि किस तरह से एडीएच किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जो कि आपको ऑलरेडी समझ में आ ही गया है ना, एंटी डायूरेटिक, तो वो देख लेते हैं हम लोग। देखो वापस वही बात है, किसी रीज़न से आपकी बॉडी से वाटर लॉस इंक्रीज़ हुआ, फॉर एनी रीज़न आपकी बॉडी से वाटर लॉस बढ़ गया। एक ले लेते हैं कि सुबह आप भूखे प्यासे निकल गए किसी काम से और आपको ना कुछ, आप कहीं घूम गए हो या कहीं घूमने निकले, आपको खाना पानी नहीं मिल रहा, पहाड़ों पे घूमने निकल गए, डेजर्ट में निकले, कहीं पे आपको खाना पानी नहीं मिल रहा, तो इससे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी का वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आप गर्मी में फंस गए हो रेत के टीलों में, तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, पसीना हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वाटर लॉस बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे केस में एडीएच आपकी हेल्प करेगा। कैसे करेगा, देखो वाटर लॉस अगर आपकी बॉडी से इंक्रीज़ हो रहा है तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें सबसे पहली बात तो अगर बॉडी से वाटर जा रहा है कंटिन्यूस तो ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होगा, सही बात है। ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो अपने आप बॉडी फ्लूइड्स का वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपके जो बॉडी फ्लूइड्स है, जैसे टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड किससे बनता है, ब्लड से ही बनता है, तो ब्लड कम होगा तो अपने आप टिश्यू फ्लूइड का वॉल्यूम भी कम होगा। और अगर किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम या उसका सॉल्वेंट ही कम हो रहा है तो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन तो
बढ़ जाएगा ना। समझ लो कैसे, जैसे मैंने 3% NaCl सोल्यूशन लिया, अब इस NaCl सोल्यूशन से मैं कंटिन्यूस वाटर निकाले जा रहा हूँ, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा क्योंकि मैं वाटर निकाल रहा हूँ। तो आपकी बॉडी का आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब क्या होगा, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना मतलब ऑस्मोलरिटी ज़्यादा है। ऑस्मोलरिटी क्या होता है, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी सोल्यूशन का आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन उसका ऑस्मोलरिटी रहता है। तो जब बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, यानी कि ऑस्मोलरिटी बढ़ गई। जब ऑस्मोलरिटी बढ़ती है आपके बॉडी फ्लूइड्स की, ब्लड की, तब आपके हाइपोथैलेमस में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है ऑस्मो रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स, यानी ऐसे रिसेप्टर्स जो सेंस कर लेते हैं ऑस्मोलरिटी को। या जैसे ही ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो गई, हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो गए, और जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं ये ADH रिलीज करवा देते हैं। जैसे ही ADH रिलीज होगा, तो मैंने क्या कहा, इसका एक और नाम क्या रखा था हमने अभी, वेसोप्रेसिन। क्यों कहा था वेसोप्रेसिन, क्योंकि ये पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप इंक्रीज होगा। क्लियर, ये तो हो गया इसका पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन देखो आप, अब देखो सिंपल सी बात है, ब्लड प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा मैंने अभी आपको समझाया। ये एफरेंट आर्टीरियल है, एफरेंट आर्टीरियल का अगर मैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दूँ, इसको नैरो कर दूँ, तो इसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर बढ़ेगा, तो कैपिलरी प्रेशर बढ़ेगा, कैपिलरी प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेट ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो BP इंक्रीज हुआ, BP इंक्रीज हुआ तो GFR इंक्रीज होगा ऑब्वियसली ना, फिल्ट्रेट ज़्यादा बन रहा है। तो ये पहले तरीके से काम कर रहा है। ये एक और तरीके से काम करता है, ये जाता है DCT और CD के पास और वहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। ADH DCT और CD से क्या करवा रहा है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। और अगेन जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, बॉडी फ्लूइड्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, बॉडी फ्लूइड्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप इंक्रीज होगा। तो ये जो आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा था, अब वाटर कंजर्व कैसे किया, वाटर कंजर्व किया बाय वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। DCT और CD से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा लिया, तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं अब। तो ये बेसिकली वाटर कंजर्वेशन, जब भी बॉडी को वाटर कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है ADH रोल प्ले करता है। अब जो वाटर लॉस था बॉडी का, जब बॉडी ने उसको बराबर कर लिया है ना, बॉडी फ्लूइड वापस नॉर्मल हो गया, ब्लड प्रेशर आपका वापस नॉर्मल हो गया, तो जैसे ही ये सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा, उसी वक्त हाथों हाथ ऑस्मो रिसेप्टर्स स्विच ऑफ हो जाते हैं। जो ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए थे वाटर डेफिशिएंसी की वजह से, अब वो वापस नॉर्मल आने के बाद में ऑस्मो रिसेप्टर्स स्विच ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, और ऑस्मो रिसेप्टर्स स्विच ऑफ हो गए तो ADH के रिलीज को वापस कम कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, है ना। ये बार बार पढ़ते हैं हम एंजाइम्स में, हार्मोन्स में, कि एक फीडबैक होता है कि जब प्रोडक्ट खुद जो है किसी रिएक्शन को रोकता है तो उसे कहते हो फीडबैक। तो जैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल हुआ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ, अपने आप एक फीडबैक जनरेट होता है, ऑस्मो रिसेप्टर्स स्विच ऑफ हो जाते हैं और ADH के रिलीज को कम कर दिया जाता है। क्लियर, आई होप आपको ये ADH अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसके वीडियोस अपलोडेड है, नीचे डिटेल में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट। देखो एट्रियल, ये वर्ड उठाया हमने एट्रिया से। एट्रिया यानी कि आपका हार्ट के अपर चैम्बर्स, जिन्हें आप ऑरिकल्स भी कहते हो, है ना, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। नेट्री वर्ड अगर केमिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ा हो तो नेट्री वर्ड का मतलब होता है Na+, सोडियम, नेट्रियम। सोडियम का सिंबल आप क्या लिखते हो, Na+, क्यों, क्योंकि Na का मतलब होता है नेट्रियम। तो व्हाट इज नेट्री, नेट्री इज सोडियम। यूरेटिक मतलब कि यूरिन, और फैक्टर अब बताइए आप सबको। तो एट्रिया ऑरिकल से रिलीज होता है, ये आपके हार्ट में जो ऑरिकल्स है या एट्रिया है उनकी वॉल से रिलीज होता है ये हार्मोन। सबसे पहली बात तो इसलिए एट्रियल बोला। नेट्रीयूरेटिक, इसका मतलब ये होगा कि ये यूरिन में सोडियम को बढ़ा देगा, ये यूरिन में सोडियम को बढ़ा देगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। यानी जब ये रिलीज होगा तो आपकी यूरिन में से ज़्यादा सोडियम जो है एक्सक्रीट होने लगेगा। क्लियर, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर हमने पहले बात की रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की, ठीक है। फिर हमने बात की ADH की,
और इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। इंक्रीज़ का मतलब क्या भाई? ब्लड प्रेशर किसी रीज़न से कम होता जा रहा है तो उस ब्लड प्रेशर को बढ़ा के वापस नॉर्मल लाना इनका काम है। लेकिन ये दोनों ही सिस्टम अगर बीपी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करे, और वो सिस्टम है आपका एएनएफ का। तो जहाँ ऊपर के दोनों ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एएनएफ ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा। अब आप खुद सोचें, अगर इसके नाम से ही मैं इसका मतलब निकाल लूँ तो मैंने क्या कहा कि यूरिन में सोडियम जो है उसको इंक्रीज़ कर दो, यानी कि आपकी बॉडी से सोडियम जो है कम होने लगेगा। भाई यूरिन से अगर सोडियम आप निकाल रहे हो ज़्यादा तो मतलब आपकी बॉडी में सोडियम कम होने लगेगा। सोडियम कम होगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप रिड्यूस होगा। तो इस तरह से आप इसके नाम से आप इसका फंक्शन और कहाँ से रिलीज़ होता है सब कुछ याद कर सकते हो। और भी एग्जैक्ट काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। अब जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, अब ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो आपके राइट ऑरिकल में जब ब्लड पहुँचेगा तो ऑरिकल्स उसको सेंस कर लेंगे। भाई ब्लड कहाँ पहुँचेगा? हार्ट में, ऑरिकल्स में आता है। तो जब ऑरिकल्स में ब्लड ज़्यादा प्रेशर से आएगा तो ये एट्रिया या ऑरिकल की वॉल उसको सेंस कर लेती है, उनको पता चल जाता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तब ऐसे केस में एट्रिया एएनएफ रिलीज़ करते हैं। एएनएफ जब रिलीज़ होगा तो एएनएफ वेसोडाइलेशन करेगा। अब तक हमने रेनिन देखा, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म देखा और एडीएच देखा। वहाँ हमने कहा कि एंजियोटेंसिन, हमने क्या कहा कि एंजियोटेंसिन और वेसोप्रेसिन यानी कि एडीएच, इनके नाम से ही हमने आपको बता दिया कि ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एएनएफ क्या कर रहा है? वेजोडाइलेशन। तो जब वेजोडाइलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो एक ये तरीका है जिससे ब्लड प्रेशर कम होगा। दूसरा, एएनएफ उसी वक्त रेनिन को इनहिबिट कर देता है, यानी कि एक तरह से रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को इसने चेक कर लिया, यानी कि स्टॉप कर लिया, रोक लिया उसको। तो जब रेनिन स्टिमुलेट कर लिया, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म से आप क्या कर रहे थे? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म से आप सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवा रहे थे, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवा रहे थे। तो जैसे ही आपने रेनिन को इनहिबिट किया, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन भी इनहिबिट हो गया, और जब सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सोडियम तो फिल्ट्रेट के साथ यूरिन में चला जाएगा, यानी यूरिन में सोडियम बढ़ जाएगा। यानी कि क्या कह रहा हूँ मैं इसको कह रहा हूँ नेट्री यूरेटिक, ऐसा फैक्टर जो नेट्री यूरेटिक है। तो अगर आप रेनिन को सिस्टम को इनहिबिट करोगे तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस, क्योंकि रेनिन उस ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम कर रहा था। तो इस तरीके से एएनएफ ब्लड प्रेशर रिड्यूस करता है और रेनिन एंजियोटेंसिन और एडीएच ब्लड प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो आपने देखा किस तरह से कि अब तक हम किडनी के जितने फंक्शंस देखे उसमें हमने कहा कि किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल, हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करता रहता है। लेकिन आज आपने देखा कि किस तरह से किडनी आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। किडनी आपके ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपको ध्यान रखना है। दैट्स वाई किडनी फेलियर्स आर हार्मफुल, है ना। किडनी फेलियर्स के केसेस में ब्लड प्रेशर रेगुलेशन नहीं हो पाता। और केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा किडनी के और भी बहुत सारे काम हैं। और तो कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ कि किडनी का आरबीसी प्रोडक्शन से कुछ लेना देना है क्या? किडनी का आरबीसीज के प्रोडक्शन से क्या लेना देना है? एक तो ये बताना है आपको मुझे, और दूसरा आपको मुझे ये बताना है कि किडनी और विटामिन डी सिंथेसिस का भी कोई रिलेशन है क्या? हम जो पढ़ते हैं ना कि विटामिन डी स्किन में बनता है, तो किडनी का उसमें क्या रोल रहता है, रहता भी है या नहीं रहता, तो वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है। तो बस यही थे सारा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट हो तो इंस्टाग्राम, मेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियोस बहुत अच्छे हैं और आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है आपकी स्टडीज़ में, तो हमें सपोर्ट करें, ज्वाइन करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस का एक्सेस आपके लिए ओपन हो जाए। बहुत सारे वीडियोस केवल मेंबर्स के लिए ही हैं, तो वो चैनल को जब आप ज्वाइन करोगे तभी आप उन वीडियोज़ को एक्सेस कर पाओगे। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।